एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण रेत से भरी एक सड़क पर चला जा रहा था कि उसको जमीन पर पड़ा हुआ कुछ चमकीला सा दिखाई दिया। उसने उसे उठाया तो वो एक लाल रंग का पत्थर था। उसने वैसा पत्थर कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश उसने उसे अपनी जेब में रख लिया और अपने रास्ते चला गया। चलते चलते वो सड़क के किनारे लगी हुई एक दुकान पर आया। अब क्योंकि वो भूखा था तो उसको लाल पत्थर का ध्यान आया। उसने उसे अपनी जेब से निकाला और उस दुकानदार को देते हुए कहा कि वो उसको उसके बदले कुछ खाना दे दे। ब्राह्मण के पास और कोई पैसा नहीं था। इत्तफाक से मक्का बेचने वाला बहुत ही ईमानदार आदमी था। उसने उस पत्थर को उलट पलट कर इधर से देखा उधर से देखा और फिर बोला, इसको तुम राजा के पास ले जाओ। मेरी दुकान में तो जितनी चीजें हैं वे सारी मिलाकर भी इसकी कीमत के बराबर नहीं है। ब्राह्मण उस पत्थर को राजा के पास ले गया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरबान से राजा से मिलने की इजाज़त मांगी। राजा के मंत्री ने पहले तो उसे इनकार कर दिया, पर जब ब्राह्मण ने बहुत जिद की कि वो कोई कीमती चीज़ राजा को दिखाना चाहता है, तो उसको अंदर बुला लिया गया। अब नागमणि तो लाल जैसी होती है, लाल और आग जैसी। जैसे ही राजा ने उसे देखा तो ब्राह्मण से पूछा कि उसे उसकी क्या कीमत चाहिए। ब्राह्मण बोला, बस एक सेर आटा, जिससे मैं 2 रोटी बना सकूं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। राजा बोला, नहीं, इसकी कीमत तो इससे बहुत ज्यादा है। कहकर उसने अपने खजाने से 1000 रुपये ब्राह्मण को दिलवा दिए। ब्राह्मण उन रुपयों को लेकर खुशी खुशी घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ने अपनी रानी को बुलवाया और वो मणि उसको सौंप दी और उसको ठीक से रखने के लिए बहुत सारी हिदायतें दे दी। उसने कहा कि वैसी मणि दुनिया में मिलनी मुश्किल थी। रानी ने सोच लिया कि वो उसके बारे में सावधान रहेगी। उसने उसको रुई में लपेटकर एक संदूकची में रख दिया और उसको 2 ताले लगाकर अपनी अलमारी में रख दिया। अब वो लाल मणि वहाँ 12 साल तक रखी रही। 12 साल के बाद राजा को याद आया तो उसने रानी को बुलाया और कहा कि वो उसको वो लाल मणि ला कर दिखाए जो उसने उसे कई साल पहले दी थी। रानी ने अपनी चाबियां ली और अपने कमरे में जाकर वो संदूकची खोली जिसमें उसने वो लाल रखा हुआ था। उसने उसे खोला तो वो तो आश्चर्य से दंग रह गई। वहाँ कोई लाल नहीं था, बल्कि वहाँ तो एक सुंदर सा बच्चा था। वो इतनी चौंकी कि उसने तुरंत ही वो संदूकची बंद कर दी और सोचती रही कि वो क्या करे। कुछ देर में जब वो संभली तो उसने सोचा कि यह खबर राजा को पहले मिलनी चाहिए। उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब रानी को लाल लाने में देर हुई तो राजा को लगा कि रानी को लाल लाने में इतनी देर क्यों हो रही है। उसने अपना एक नौकर यह देखने के लिए भेजा कि रानी को लाल लाने में इतनी देर क्यों हो रही है। रानी ने वो संदूकची राजा के नौकर को दे दी और खुद वो चाबियां लेकर राजा के सामने पहुंची और राजा के सामने ही उस संदूकची को खोला। तुरंत ही एक सुंदर सा बच्चा उस संदूकची में से बाहर निकल आया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और मेरा लाल कहाँ है? बच्चे ने कहा, मैं राजकुमार लालजी हूँ और इससे ज्यादा आप नहीं जान सकते। इस पर राजा बहुत नाराज हुआ और उसको महल से बाहर निकाल दिया। पर क्योंकि राजा न्यायप्रिय था, सो बाहर भेजने से पहले उसने उसको एक घोड़ा और हथियार दिए ताकि वो दुनिया से लड़ सके। राजकुमार लालजी ने अपना घोड़ा उठाया, हथियार लटकाए और दुनिया देखने चल दिया। चलते चलते वो शहर के बाहर आया तो उसने देखा कि एक बुढ़िया रोटी बना रही है। जैसे जैसे वो रोटी का आटा मलती जा रही थी, वैसे वैसे वो हंसती जा रही थी और रोती जा रही थी। राजकुमार लालजी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे को मरना है। इस शहर में एक राक्षस रहता है जो रोज एक नौजवान आदमी खाता है। आज उसको खाना देने की मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रोती हूँ। राजकुमार उसके डर पर हंसा और उसे विश्वास दिलाया कि वो उस राक्षस को मारकर उस गांव को उस राक्षस से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। बस वो स्त्री उसको अपने घर में कुछ देर के लिए सोने दे और जब उसके बेटे का राक्षस के पास जाने का समय आए तो वो उसे जगा दे। बुढ़िया बोली, पर इससे मेरा क्या भला होगा? वो राक्षस तुम्हें मार देगा और फिर कल मेरे बेटे को उसके पास जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी इच्छा है तो अजनबी तुम सो जाओ, पर मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगी। राजकुमार लालजी फिर बड़े जोर से हंसा, माँ जी, इससे कोई फायदा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं राक्षस से लड़ूं और मैं उससे लड़ूंगा।
और अगर आप मुझे नहीं जगाएंगी तो मैं उससे मिलने की जगह चला जाऊंगा और वहीं जाकर सो जाऊंगा। वो घोड़े पर बैठा और शहर से बाहर निकल गया। जहां उसे राक्षस से मिलना था, वहां पहुंचकर उसने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और खुद उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। समय पर राक्षस खाना खाने के लिए आया, पर वहां उसने कोई शोर नहीं सुना और उसे कोई दिखाई भी नहीं दिया, तो उसको लगा कि शायद गांव वालों ने अपना वायदा नहीं निभाया, तो वो उनसे बदला लेने के लिए तैयार हो गया। इतने में ही राजकुमार लालजी जाग गया। सोकर वो ताज़ा दम हो गया था। बस वो राक्षस पर टूट पड़ा। जल्दी ही उसने उसका सिर और हाथ काट कर फेंक दिए। वे लाकर उसने शहर के दरवाजे पर लगा दिए। फिर वो बुढ़िया के घर गया और उसे बताया कि उसने राक्षस को मार दिया है, और फिर वहीं सोने के लिए लेट गया। शहर के लोगों ने जब राक्षस का सिर और हाथ शहर के दरवाजे से अंदर झांकते हुए देखे तो वो डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद वो उनसे बदला लेने के लिए यहाँ तक आ पहुँचा है। डर के मारे वे राजा के पास भागे गए और राजा ने उस बुढ़िया के बारे में सोचा जिसके बेटे को उस दिन राक्षस का खाना बनना था। लगता है कि उसने कोई चाल खेली है। वो तुरंत ही अपने कुछ मंत्रियों को लेकर उस बुढ़िया के घर गया, तो उसने देखा कि वो बुढ़िया तो नाच गा रही थी। उसने गुस्से में भर कर पूछा कि वो क्यों नाच गा रही थी। बुढ़िया बोली, मैं इसलिए नाच गा रही हूँ क्योंकि आज राक्षस मर गया, और जिस राजकुमार ने उसे मारा है वो मेरे घर में सो रहा है। राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उसकी बात पर यकीन करते हुए जब वो शहर के दरवाजे पर आया और उसका सिर और हाथ पास से देखे तो उसको विश्वास हो गया कि वे वाकई मरे हुए राक्षस के सिर और हाथ थे। वो वापस बुढ़िया के घर गया और उससे कहा कि वो उस बहादुर राजकुमार को देखना चाहता है जिसने राक्षस को मारा था, और अब वो उसके मकान में सो रहा है। बुढ़िया ने उसको दिखाया तो उसने देखा कि यह तो वही लड़का था जिसे उसने महल से निकाल दिया था। वो अपने मंत्री की तरफ पलटा और उससे पूछा कि इस बहादुर राजकुमार को क्या इनाम दिया जाए। मंत्री ने तुरंत ही जवाब दिया, आपकी बेटी की इससे शादी और आपका आधा राज्य इस काम के लिए कोई ज्यादा नहीं है। राजकुमार लालजी की शादी राजा की बेटी से कर दी गई और उसको आधा राज्य दे दिया गया। राजकुमारी हालांकि अपने बहादुर पति को बहुत चाहती थी, पर फिर भी वो यह नहीं जानती थी कि वो कौन है। इसके अलावा महल की दूसरी स्त्रियां भी उसको छेड़ती रहती कि उसने तो एक अजनबी से शादी कर ली है, एक ऐसा आदमी जो पता नहीं कहाँ से आया है, जिसको कोई भाई बोलने वाला भी नहीं है। हर रोज वो राजकुमार से पूछती कि वो कौन है, कहाँ से आया है, और हर रोज राजकुमार लालजी उसे जवाब देता, प्रिय, सिवाय इसके तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, क्योंकि यह बात तुमको मालूम नहीं होनी चाहिए। फिर भी राजकुमारी उससे यह बताने के लिए विनती करती रही, जिद करती रही, उसके सामने रोती रही, उसे कोंचती रही। तब एक दिन जब वे एक नदी के किनारे खड़े हुए थे तो उसने उससे फिर कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे बताओ कि तुम किस जाति के हो। राजकुमार लालजी ने उसे जवाब दिया तो पानी उसके पैरों को छू गया। मैंने कहा न कि इसे छोड़कर बाकी तुम जो चाहे पूछ लो, क्योंकि यह बात तुम्हें किसी हालत में नहीं जाननी चाहिए। लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। उस बदकिस्मत ने राजकुमार से फिर पूछा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे बताओ कि तुम किस जाति के हो। अब राजकुमार लालजी घुटनों ऊंचे पानी में खड़ा था और वो बहुत दुखी था। फिर भी वो बोला, मैंने कहा न कि इसे छोड़कर बाकी तुम जो चाहे पूछ लो, क्योंकि यह बात तुम्हें किसी हालत में नहीं जाननी चाहिए। एक बार फिर राजकुमारी ने उससे वही सवाल पूछा और राजकुमार लालजी ने उसे वही जवाब दिया। अब वो कमर तक पानी में डूबा खड़ा था। इस बार राजकुमारी बहुत जोर से चिल्लाई, बताओ मुझे कि तुम कौन हो। उसी समय उसके सामने नदी में से सोने का ताज पहने एक मणि जड़ा सांप बाहर आ गया। दुखी आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ राजकुमार लालजी लहरों में डूब गया। यह देखकर राजकुमारी अपनी उत्सुकता को दोष देती हुई रोती हुई घर चली गई कि उसने उसके बहादुर पति को उससे छीन लिया। उसने 100 सोने की मोहरों का इनाम उसे देने की घोषणा की, जो उसके बारे में कुछ भी खबर लेकर आएगा। दिन पर दिन गुजरते गए पर कोई उसकी कोई खबर लेकर नहीं आया। अब राजकुमारी सारा दिन रोती रहती। रोते रोते वो पीली पड़ने लगी। एक दिन अचानक एक नाचने वाली लड़की जो उसके साथ स्त्रियों के त्योहारों में शामिल होती थी, उसके पास आई और बोली, कल मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी।
मैं जब लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तो मैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गई और सो गई। जब मैं उठी तो रोशनी थी, पर न तो वो दिन की रोशनी थी और न वो चांद की रोशनी थी। मैं उठकर वहां से घर के लिए चल पड़ी तो मैंने देखा कि पेड़ की जड़ में बने सांप के बिल में से एक झाड़ू लगाने वाला निकला और उसने आसपास की जमीन बुहार कर साफ की, उस पर पानी छिड़का। फिर 2 लोग कालीन लेकर आए और वहां कीमती कालीन बिछाए और उसके बाद गायब हो गए। मुझे ये तैयारियां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगी कि इनका क्या मतलब हो सकता है। मैं यह सब सोच ही रही थी कि मेरे कानों में संगीत की आवाज़ पड़ी तो मैंने देखा कि उसी बिल में से बहुत सारे नौजवान निकल कर आ रहे थे। वे सब सजे हुए थे, सबने चमकते जवाहरात पहन रखे थे। उनके बीच में एक आदमी था जो उनका राजा लगता था। जब संगीतज्ञ संगीत बजा रहे थे तो उन नौजवानों में से हर नौजवान राजा के सामने बारी बारी से नाच रहा था। लेकिन एक नौजवान जिसने अपने सिर पर एक लाल सितारा लगाया हुआ था, नाचा तो पर वो बीमार पड़ गया और पीला सा दिखाई देने लगा। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। अगली रात राजकुमारी उस नाचने वाली लड़की के साथ वहां गई जहां उसने वो तमाशा देखा था। वे दोनों एक पेड़ के तने के पीछे छिप गईं और वहां इंतजार करने लगी कि देखें अब आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद सच में एक रोशनी हो गई, जो न दिन की रोशनी थी और न चांद की रोशनी थी। एक झाड़ू लगाने वाला उसी बिल में से बाहर निकल कर आया। उसने झाड़ू लगाई, जमीन साफ की, फिर उस पर पानी छिड़का और गायब हो गया। उसके बाद कालीन बिछाने वाले आए और कालीन बिछा कर चले गए। फिर नौजवानों का जुलूस बाहर आया तो राजकुमारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने उनमें जो लाल सितारे वाला नौजवान देखा वो तो उसका अपना प्यारा पति था। उसने उसको तुरंत ही पहचान लिया, पर वो उसको बहुत ही पीला दिखाई दिया तो उसको बहुत दुख हुआ। जब सबने राजा के सामने नाच कर लिया तो रोशनी भी चली गई। राजकुमारी घर लौट आई। अब वो हर रात उस पेड़ के पास जाती और वो तमाशा देखती और फिर सारा दिन रोती, क्योंकि उसको अपने पति के पास पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आखिर एक दिन उस नाचने वाली लड़की ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। यह सांपों का राजा लगता है, नाच का बहुत शौकीन है, पर अभी उसके सामने केवल आदमी लोग ही नाचते हैं। अगर कोई लड़की उसके सामने नाचे तो हो सकता है कि वो बहुत खुश हो जाए और खुश होकर वो उसे कुछ भी दे दे। आप इजाज़त दें तो मैं कोशिश करूं। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं तुमसे नाच सीखूंगी और फिर मैं कोशिश करूंगी। राजकुमारी ने नाचना सीखा और बहुत ही जल्दी वो अपनी गुरु से ज़्यादा अच्छा नाच करना सीख गई। एक दिन उसने सबसे बढ़िया कपड़े पहने। उसका चेहरा हीरे जड़े पर्दे से ढका हुआ था। वो वहीं एक पेड़ के तने के पीछे खड़े होकर उस नाच का इंतजार करने लगी। पहले झाड़ू लगाने वाला आया, उसने सफाई की, फिर पानी छिड़का गया और फिर कालीन बिछाए गए। उसके बाद बिल में से नौजवान निकलने शुरू हो गए। लाल सितारे वाला नौजवान और दिनों से कुछ ज्यादा ही पीला दिखाई दे रहा था। जब नाचने की उसकी बारी आई तो वो कुछ हिचकिचा रहा था, जैसे कि वो बीमार हो। तभी एक पेड़ के पीछे से एक पर्दे वाली स्त्री आई जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, जिसके जवाहरात चमचमा रहे थे, और उसने आकर राजा के सामने नाचना शुरू कर दिया। पहले ऐसा नाच कभी नहीं हुआ था। जब तक वो नाच खत्म हुआ तब तक हर आदमी दम साधे बैठा रहा। नाच खत्म हो जाने पर राजा जोर से चिल्लाया, ओ अनजान नाचने वाली, बता तेरी क्या इच्छा है? जो तू मांगेगी वो तेरा है। राजकुमारी बोली, मुझे वो आदमी चाहिए जिसके लिए मैं नाची थी। सौंपों का राजा यह सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। उसकी आंखें चमकने लगीं। वो बोला, लड़की, तूने वो मांग लिया है जिसको तुझे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं तुझसे अपने वायदे से न बंधा होता तो मैं तुझे अभी मार देता। इसे ले जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। तुरंत ही राजकुमारी ने राजकुमार लाल जी का हाथ पकड़ा और उसको अपने साथ लेकर वहां से भाग गई। उसके बाद तो वे खुशी खुशी रहे। हालांकि उसके बाद भी कुछ स्त्रियां उसे ताने मारती रहती, पर राजकुमारी कुछ नहीं बोलती। न उसने अपने पति से फिर कभी यह पूछा कि वो कहाँ से आया है और उसकी जाति क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।